हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे उसके बारे में, और एफएसडीसी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में ये चैप्टर है। पार्ट 1 हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में, और साथ ही साथ में नरसिम्हा कमेटी या नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 की भी बात करेंगे। जब आपने आईबीपीएस की तैयारी की होगी तो नरसिम्हन कमेटी यानी अगर बैंकिंग सेक्टर के सुधार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो असरदार कमेटी थी वो नरसिम्हन कमेटी ही थी, तो उसकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, और इसका सीधा सीधा असर हमारे देश की, हमारे लोगों के ग्रोथ और समृद्धि पर पड़ता है, प्रॉस्पेरिटी पर पड़ता है। स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम नीड स्ट्रांग लीगल सिस्टम विच प्रोवाइड अनएम्बिगुअस एंड फेयर लेजिस्लेशन। अगर आपको स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए तो उसके लिए मजबूत लीगल सिस्टम होना चाहिए जिसमें किसी तरह की एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और फेयर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। द फाइनेंशियल सिस्टम इज इन इंडिया इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल, टैक्सेशन ETC हैड मैनी रेगुलेटर्स ईच हैविंग अ सेपरेट मैंडेट। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पूंजी, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें कई सारे रेगुलेटर हैं। बैंकिंग का अलग रेगुलेटर है, इंश्योरेंस का अलग है, अगर हम बात करें शेयर मार्केट का उसका अलग रेगुलेटर है। हर एक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रायर टू रिफॉर्म यानी रिफॉर्म होने से पहले द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया वाज अंडरगोइंग फाइनेंशियल रिप्रेशन सच एज एक्सटेंसिव रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम, बिग बैंकिंग स्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिफॉर्म यानी कि सुधार होने से पहले बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल रिप्रेशन चल रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव था हमारे ऊपर। जैसे एक्सटेंसिव रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा थे। इंटरेस्ट रेट जो है RBI रेगुलेट किया करता था, यानी कि बैंकों को आज़ादी नहीं थी। क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि लोन देने को भी डायरेक्टेड जैसा कहा जाता तो वैसा करना पड़ता था। बैंकिंग स्ट्रक्चर कमज़ोर था। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से नहीं अवेलेबल था। तो इन दिस कंटेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी, जिसे कमेटी 1 कहा गया, और इसे दूसरा नाम दिया गया कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, CFS, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। 1991 में ये बनी। फिर दूसरी नरसिम्हन कमेटी जिसे कमेटी 2 कहा गया, इसका नाम है कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। ये 1998 में आती है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए नरसिम्हा 2 कमेटियाँ, नरसिम्हन कमेटी 1 एंड नरसिम्हन कमेटी 2। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1 1991 में और नरसिम्हन कमेटी 1998 में आती है। नरसिम्हन कमेटी 1 को कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम CFS कहा जाता है, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है, और इसे जो है कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नरसिम्हन कमेटी की। तो पहले कमेटी नंबर 1 की बात करें जो 1991 में बनी थी। बैकग्राउंड की बात करें, द कमेटी वाज सेटअप इन अगस्त 1991 to examine all aspect relating to structure, organization, function and procedure of financial system। तो हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, उसके बारे में ही इस कमेटी को अगस्त 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे जो है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम CFS भी कहा जाता है। ओके, MS नहीं, CFS, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। The setting above committee presented the first systematic attempt by government of India at reforming the financial system, mainly the banking system। यानी इस कमेटी को सेटअप करके, इस कमेटी को बना करके पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया था, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया था फाइनेंशियल सिस्टम को, खास करके बैंकिंग सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में सौंपी। अगस्त में बनी थी, नवंबर में रिपोर्ट आ गई। एक्सेप्टेंस ऑफ की रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रूव टू बी वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी वाइड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसके बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, जो मुख्य रिकमेंडेशन थे उनको एक्सेप्ट किया गया, और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब ये मील का पत्थर अपने आप में साबित हुए। किसके लिए? हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, यानी कि काफ़ी बड़े स्तर का यहाँ पर सुधार देखने को मिला इस कमेटी के रिकमेंडेशन को अपनाने के बाद में। रिकमेंडेशन क्या थी नरसिम्हन कमेटी 1 की जो 1991 में बनी थी?
तो हाई SLR और CRR की बात इन्होंने कही। तो कमेटी ने कहा कि जो CRR है SLR है ना वो वेरी हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा CRR SLR हम मेंटेन करवा रहे हैं, जो कि गलत है। एग्रीगेटिंग टू 53.5 एट द टाइम, मतलब उस समय CRR और प्लस SLR जोड़ देते तो 53.5% पैसा केवल बैंकों का रखा रहता था। अभी अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से एक लगभग ले लेते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा ना लीजिए, तो CRR लगभग 4% चल रहा है और SLR लगभग जो है 20% होगा। तो कुल मिलाकर अभी 24% पैसा ही बैंकों को फंसता है। उस समय 53% जो है अमाउंट बैंकों की या तो RBI के पास या बैंकों के पास में सिक्योरिटी के तौर पर रखी रहती थी। तो ये इन्होंने कहा कि मतलब ये CRR SLR बहुत ज़्यादा है, दैट लेड टू कंटिन्यूस लॉस इन पोटेंशियल इनकम ऑफ द बैंक। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये NPA है एक हिसाब से। देखो CRR SLR में 100 रुपये अगर तुमने मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो 24 रुपये तो आपको CRR और SLR के तौर पर रख ही देना है। ये इसको आप यूज नहीं कर सकते कहीं पर ही। तो बचे कितने, ये बचे मेरे ख्याल से 76 रुपीज़। अब यही 76 रुपये जो है जनता को आप लोन पर दे करके पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ये इनकी इनकम को घटाता है। अब यहाँ पहले के समय में क्या था, 100 रुपये में से 53 रुपीज़ जो है यहीं रख देना है, तो मेरे ख्याल से 47 या 46 रुपये 50 पैसे ही बांटे जा सकते थे जनता जनार्दन को। कहाँ 76 रुपये, कहाँ 46 रुपये। तो ऑब्वियसली उनकी इनकम घट रही थी, जो कि जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी बैंकों को प्रॉफिट भी उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा था। कमेटी टर्म्ड द हाई CRR SLR एज टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम एंड रिकमेंडेड इट्स लोअरिंग। कमेटी ने कहा कि जो ये ज़्यादा SLR और CRR और SLR आप लगा रहे हो, ये एक तरीके से टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम पर एक तरीके का आप टैक्स लगा रहे हो और इसको लोअर किया जाना चाहिए। ये थी नरसिम्हन कमेटी 1 की रिकमेंडेशन। डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करें, द कमेटी वाज जनरली क्रिटिकल ऑफ डायरेक्टेड लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब कमेटी को अच्छा नहीं लगा कि जो है हम प्रायोरिटी सेक्टर पर आदेश दे रहे हैं कि ऐसी लेंडिंग करो, एंड फेल्ट दैट दिस रिजल्टेड इन ओवर लुकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट। और इसका उसने ये महसूस किया कि उसे लगा कि मतलब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर नहीं जा रहे हैं कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, उससे मतलब नहीं, तुम्हें प्रायोरिटी सेक्टर में लोन बांटना पड़ेगा, ये हम कह रहे हैं। इससे क्या हुआ, डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो। लोन पोर्टफोलियो जो है उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो रही थी, डिटोरिएट खराब हो रही थी। बिसाइड्स नो प्रॉपर अप्रेजल ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन, प्रॉपर तरीके से क्रेडिट एप्लीकेशन का अप्रेजल नहीं किया जा रहा था, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा था। नो इंसिस्टेंस ऑन कोलेट्रल, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर के लोन थे उसमें किसी तरीके का बंधक नहीं लगाया जाता था, कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता था। एंड वेरी वीक पोस्ट क्रेडिट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, जो क्रेडिट यानी लोन देने के बाद जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जानी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो मतलब जो है नरसिम्हन कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये सब करना बंद करिए, नुकसान हो रहा है। ओके, इंटरेस्ट सब्सिडी के अगेंस्ट थे ये लोग। कमेटी वाज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट सब्सिडी बीइंग ऑफर्ड इन वेरियस स्कीम स्पेशली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वन वाज लॉस ऑफ प्रीसियस प्रॉफिट ऑफ द बैंक। मतलब कमेटी को ये लगा कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम में दे रहे हैं वो एक तरीके से बैंकों के प्रॉफिट में से लॉस हो रहा है, एंड दैट टाइमली क्रेडिट वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस चार्जिंग ऑफ सब्सिडाइज इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि समय पर लोन मिल जाना ज़्यादा ज़रूरी है दैन कि हम सब्सिडी किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करें। अदर फाइंडिंग्स क्या थी इस कमेटी की, कमेटी आल्सो ब्रॉड टू फोकस द अदर फैक्टर्स प्लगिंग द PSB सम ऑफ विच हैज बीन ब्रॉट एज बिलो। तो कमेटी ने और भी कुछ फैक्टर्स जो मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों के नाक में जो दम किए हुए फैक्टर्स थे उन पर भी बात करी, जैसे ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज विदाउट कंसिडरिंग इन मैनी केसेस नीड एंड पोटेंशियल वायबिलिटी। बहुत सारी ब्रांचेस खोली जा रही हैं, ये नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वहाँ ज़रूरत है ब्रांच खोलने की, क्या वहाँ पर वो ब्रांच चल पाएगी, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस खोले रहो ब्रांचेस, ये गलत था। द लाइन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल हैज़ स्ट्रेच टू फार, मतलब कमांड और कंट्रोल की जो लाइन है ना पूरा मतलब फुल दबाव बैंकर्स के ऊपर बना के रखा हुआ है। एंड सेंट्रल ऑफिस का सुपरविजन, समझ रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल ऑफ स्टेज टू फार एंड सेंट्रल ऑफिस सुपरविजन, इंटरनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वीकेंड। ठीक है, तो मतलब इनका कहने का है कि जो कमांड लाइन है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो सेंट्रल ऑफिस का सुपरविज़न है वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक फैल चुका है, मतलब हर किसी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी भी खैर वैसा ही है। इंटरनल इंस्पेक्शन और ऑडिट कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब अनरिकनसाइल्ड इंटर ब्रांच और इंटर बैंक एंट्रीज और फ्रॉड हो रहे हैं। चूँकि इंस्पेक्शन एंड ऑडिट कमज़ोर था तो ऐसे में जो है काफ़ी सारी एंट्रियां हैं जो रिकनसाइल नहीं हो पाई थी, कुछ ब्रांचेज के विद इन ब्रांचेज और कुछ विद इन बैंक एंट्रीज थी, फ्रॉड्स वगैरह भी हो रहे थे, जुकाम हो गया है सॉरी उसके लिए। डिटोरिएशन इन स्टाफ क्वालिटी
ड्यू टू द रैपिड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। स्टाफ की क्वालिटी में भी घटोतरी हो रही है, डिटोरिएशन हो रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी के साथ किए जा रहे थे और साथ ही साथ में लोगों को प्रमोट भी कर दिया था बिना ट्रेनिंग और अनुभव के। ओके, पहले शायद जो है 7 साल 8 साल या 12 साल में कहीं जा कर के व्यक्ति क्लर्क से स्केल 1 के लिए एलिजिबल होता था, अब मेरे ख्याल से 2 या 3 साल में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस की गई। एक्सेसिव बैंक क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री वेयर द यूनिट कास्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लोन टेंड टू बी हाई, इंक्रीजिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ कास्ट एंड इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ज़्यादा लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को, छोटी इंडस्ट्री को दिए जा रहे थे, जहाँ पर इन लोन्स को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। छोटे छोटे लोन है ना, जैसे 1 करोड़ का 1 लोन दे दिया, उसी जगह पे 1 लाख के 100 लोन दिए। आप समझो ना, 100 लोन के लिए कागजी कार्रवाई करने के लिए कितने स्टाफ चाहिए। 1 करोड़ का 1 लोन देने के लिए एक ही बार कमेटी बैठी, काम खत्म हो गया। यहाँ 100 बार कमेटी बैठेगी, ये बात हो गई। ओके, तो ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी, स्टाफ पर खर्चा बढ़ रहा था और प्रॉफिट पर भी असर आ रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन वर टेकन कॉग्निजेंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन जो नरसिम्हन कमेटी थी उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने स्वीकार किया और उसे लागू किया। स्टेप्स वर टेकन इन अ मेजर्ड वे टू देयर एम्लियोरेशन वेरेवर पॉसिबल। तो उनके मतलब जहाँ पर भी सुधार की संभावना थी, फिजिबिलिटी थी, वहाँ पर स्टेप्स लेकर के उनको सुधारने की कोशिश की गई। फिर आती है आपकी नरसिम्हन कमेटी 2। तो इंट्रोडक्शन में बात की हमने कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी का। इसका सीधे सीधे ग्रोथ, जीडीपी, प्रॉस्पेरिटी इन सब से लेना देना होता है। अच्छा, अगर आपको फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए तो अच्छा लीगल सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं, अनएम्बिगुअसनेस होनी चाहिए और जो है सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम में इंडिया में बैंकिंग, टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड है ना, कैपिटल, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। हर एक के अलग अलग रेगुलेटर हैं। रिफॉर्म से पहले जो है बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे दबाव से गुजर रहा था, जैसे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रहे थे। इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करके बैठा हुआ था आरबीआई। डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम आपका प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह में, बैंकिंग स्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरसिम्हन कमेटी 1 बनाई, जैसे कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, CFS कहा गया। ये 1991 में बनी। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी 2 आती है जो 1998 में आती है। नरसिम्हन कमेटीज़ की हम बात करेंगे, दोनों कमेटी यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली कमेटी नरसिम्हन कमेटी 1 1991 में बनी। तो कमेटी सेट की गई थी अगस्त 1991 में, ताकि जो है फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको एग्जामिन किया जा सके। इसे कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहा गया। ठीक है, कमेटी का सेटअप जो है, जब कमेटी सेटअप की गई तो ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने का, सुधारने का, खास करके बैंकिंग सिस्टम। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1991 में सबमिट की। ज़्यादातर रिकमेंडेशन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करी और ये जो है मील का पत्थर साबित हुआ इकोनॉमी के रिफॉर्म में। ओके, यहाँ कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? CRR और SLR बहुत ज़्यादा है उस समय, 53.5। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा कि उस समय CRR SLR बहुत ज़्यादा था। और कमेटी ने कहा कि ये टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम है एक तरीके से, तो हमको हाई CRR और SLR नहीं लगाना चाहिए, इसको लोअर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका असर बैंकों के इनकम और उनके प्रॉफिट पर पड़ता है। डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम में क्या था कि जो गवर्नमेंट या आरबीआई डायरेक्ट कर देती थी कि आपको प्राइवेट सेक्टर को लोन देना है, तो वो वहाँ पर गलत हो रहा है। उनके हिसाब से हम क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट की क्वालिटी पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। लोन का जो पोर्टफोलियो उसकी क्वालिटी घटती जा रही है, कोई प्रॉपर अप्रेजल नहीं किया जा रहा है, ना कोलेट्रल मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ में क्रेडिट, पोस्ट क्रेडिट जो है सुपरविजन और मॉनिटरिंग वगैरह भी नहीं हो रही है। तो ये सारी कमजोरियां थी जिन्हें दूर करने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ कमेटी ने कहा कि इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी मत दीजिए, टाइमली क्रेडिट दे दीजिए, व्यक्ति को समय पर लोन दे दीजिए, भले ही आप उसको इंटरेस्ट में सब्सिडी मत दीजिए। अदर फाइंडिंग्स में इन्होंने कहा कि हम बहुत सारी ब्रांचेस खोले जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि क्या वहाँ आवश्यकता है, क्या ये वहाँ पर ब्रांच चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। इससे मतलब है बस खोले रहो ब्रांच। ओके, उसके बाद में जो लाइन ऑफ कमांड और कंट्रोल था वो बहुत दूर तक फैल चुका था। सर्कल ऑफिस का सुपरविजन, सेंट्रल ऑफिस का सुपरविजन, जोनल ऑफिस सुपरविजन बढ़ चुका था। इंटरनल इंस्पेक्शन और ऑडिट कमज़ोर थी, जिसकी वजह से फ्रॉड वगैरह और काफ़ी सारी अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज पड़ी हुई थी। स्टाफ की क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी, डिटोरिएट हो रही थी, क्योंकि रिक्रूटमेंट तेज़ी के साथ हो रहे थे और प्रमोशन भी बिना ट्रेनिंग और अनुभव के दे दिया जा रहा था। ज़्यादातर जो है लोन क्रेडिट, मतलब जो है आपका लोन एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल इंडस्ट्री को दिया जा रहा था, जिनको मैनेज करने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा स्टाफ कास्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन थी जो
उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ में जहाँ पर भी सुधार की उम्मीद थी, संभावना थी, वहाँ पर उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। फिर आती है नरसिम्हन कमेटी टू 1998 में। तो नरसिम्हन कमेटी टू 1998, यहाँ बैकग्राउंड की बात करें तो नरसिम्हन कमेटी टू वाज टर्म्ड कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड सेटअप इन दिसंबर 1997, ठीक है। तो 1997 में सेटअप हुई थी दिसंबर में। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म रिकमेंडेड बाय कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, CFS के द्वारा, यानी नरसिम्हन कमेटी 1 के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए तो उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए नरसिम्हन कमेटी 2 को इस्टेब्लिश किया गया था। कब? दिसंबर 1997 में। इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस आल्सो इंक्लूड सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेमेडियल सिस्टम बताना। कवरिंग एरियाज ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसीज़ के एरियाज़ को कवर करना। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को सुधारना, सुपरवाइजरी सिस्टम को सुधारना, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताना। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में सबमिट की। मेजर रिकमेंडेशन इनकी क्या थी? मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी वर दोज रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ज़्यादा जो इनके मेजर रिकमेंडेशन थी बैंकिंग सिस्टम को सुधारने की, मजबूत करने की थी, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स, यानी कि रिस्क वेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, हाई रिस्क वेट वेयर रिक्वायर्ड, हायर CRAR की बात की। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करी, रिस्क वेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, हायर रिस्क वेट दिया जाएगा जहां ज़रूरी हो, और हायर CRAR मेंटेन करने की बात भी कही गई। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंजेंट एसेट क्वालिटी नाम्स, यानी कि कठोर एसेट क्वालिटी NPA के नाम्स लाए गए। एडवांस गारंटीड बाय गवर्नमेंट टू बी ट्रीटेड एज NPA, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवांस गारंटीड थे उनको भी NPA ट्रीट करने की बात कही गई। इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर टू बी एलिमिनेटेड, यानी प्रायोरिटी सेक्टर में जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है उसको खत्म करने की बात कही। इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC का कॉन्सेप्ट भी यही लोग रिकमेंड किए थे। अब देखिए, सारी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने नहीं मानी है, क्योंकि देखिए ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी एलिमिनेशन वगैरह की बात हो रही है ये नहीं मानी है। मतलब कहने कि ये रिकमेंडेशन उस कमेटी की है, मानना न मानना गवर्नमेंट की मर्जी है। नीड फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नाम एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ में स्ट्रिक्ट IRC नाम्स लेकर आए और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाया गया कि सारी डिटेल्स आप शेयर करेंगे। मैनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड व्हाइल सम आर स्टिल इन इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन स्टेज, बहुत सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग हैं या कंसिडरेशन स्टेज में पड़ी हुई हैं। आफ्टर नरसिम्हन 2 कमेटी रिपोर्ट्स, यानी कि नरसिम्हन कमेटी 2 की रिपोर्ट आने के बाद में और 1998 से लेकर 2011 के बीच में a number of reforms were introduced by government of India and RBI, यानी कि नरसिम्हन 2 कमेटी आने के बावजूद 1998 से लेकर के 2011 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म, छोटे छोटे रिफॉर्म किए गए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एज एडहेसिव प्रोग्रेसिवली टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बिसल 3 नाम, मतलब समय समय पर मतलब जो है चेंजेस किए गए हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। जैसे बिसल 3 को अपनाया गया। इनैक्टमेंट ऑफ सरफेसी एक्ट 2008 में लाया गया, ETC एटसेट्रा वगैरह मान सकते हैं। तो वेसल 3 को इम्प्लीमेंट किया गया, सरफेसी एक्ट 2002 लेकर आया गया, जबकि ये काम नरसिम्हन कमेटी के बाद हुआ है। लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2008 में, विच इंडिया वेदर्ड फेयरली वेल, जिसको हमने अच्छे से मतलब ठीक ठाक तरीके से झेला, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इट वाज रियलाइज दैट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हैज़ टू कीप कंटिन्यू विथ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन रेगुलेशन, सुपरविजन, स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू अवॉइड बिल्डअप ऑफ न्यू वल्नरेबिलिटी। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की जब आई तो ये रियलाइज़ किया गया कि फाइनेंशियल सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स करते रहना होगा, कॉन्स्टेंटली हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा, रेगुलेशन में, सुपरविजन में, ओके, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन FSLRC हेडेड बाय जस्टिस BN श्री कृष्णा, मतलब जस्टिस BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, वाज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन मार्च 2011 टू रिव्यू, सिंप्लीफाई एंड रीराइट द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, व्हिच सबमिटेड इज रिपोर्ट इन मार्च 2013। ठीक है, तो मतलब हमने बात किसकी कर ली, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2, और एक और कमेटी यहाँ पर या एक और कमीशन की बात हो रही है जिसको हमने नाम दिया है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके हेड थे जस्टिस BN श्री कृष्ण। ठीक है, उसके बाद में 10 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कमेटी, ये जो कमेटी बनाई गई थी
FSLRC फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन among others was to suggest remedial measure for strengthening the banking system in compassing। देखिए, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस कमेटी का, उसको रेमेडियल मतलब जो है समाधान देना था एक तरीके से, ताकि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा सके। किन किन बातों पर? बैंकिंग पॉलिसी पर बताना था, कैसे मजबूती लाएं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत करें, सुपरवाइजरी सिस्टम को कैसे मजबूत करें, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या किए जाएँ, इसके बारे में रिकमेंडेशन देनी थी। मेजर कॉन्टोर्स ऑफ द रिफॉर्म इंक्लूडेड, रूपरेखा होता है, कॉन्टोर में रूपरेखा होता है, तो मेजर जो रूपरेखा में रिफॉर्म हुए थे वो थे, पहला रिमूवल ऑफ एरस्टवाइल या एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिप्रेशन, जो फाइनेंशियल दबाव चल रहा था उसको जो है रिमूव किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे हम इंटरेस्ट रेट को जो है RBI गवर्न करता था उसको हटाया जाए, इस तरीके का दबाव हटाया जाए फाइनेंशियल सेक्टर से। क्रिएशन ऑफ एन इफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल सेक्टर, हमें एक ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर बनाना है जो कि इफिशिएंट हो, क्षमतावान हो, प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इनेबलिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी बाय द मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट इम्प्रूव एलोकेट इफिशियंसी ऑफ रिसोर्स। प्राइस डिस्कवरी मार्केट के आधार पर होनी चाहिए एसेट्स वगैरह की। इंटरेस्ट रेट को भी डिटरमाइन किया जाना चाहिए मार्केट से ही, और जिससे कि जो है जो रिसोर्सेस हैं उनको हम इम्प्रूव तरीके से एलोकेट कर सकें। प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशंस को हम ऑपरेशनल यानी कि बैंकों को ऑपरेशनल और फंक्शनल ऑटोनॉमी देंगे, अपनी मर्जी से वो निर्णय ले सकें। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल जो कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है उसके लिए अपने फाइनेंशियल सिस्टम को तैयार करने पर भी इन्होंने बात की। मेजर सेक्टर्स ऑफ रिफॉर्म देयर आफ्टर इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो किन किन सेक्टर्स में रिफॉर्म किए गए? बैंकिंग सेक्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी में, फाइनेंशियल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, और इनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या क्या चेंजेस किए और फॉरेक्स मार्केट में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली नरसिम्हन कमेटी 2 की। नरसिम्हन कमेटी 2 1998, ये बनी थी दिसंबर 1997 में। इसका नाम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा गया था। इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को जो कमेटी 1 ने कहा था, नरसिम्हन कमेटी 1, जिसका नाम था कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, उसने जो रिकमेंडेशन की है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी क्या प्रोग्रेस, उसको रिव्यू करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ में समाधान भी बताने थे कि ताकि बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जा सके, बैंकिंग पॉलिसी में सुधार किया जा सके, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में सुधार किया जा सके, सुपरवाइजरी सिस्टम, लेजिस्लेटिव, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह में सुधार किया जा सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल जो है 1998 में सबमिट की। बनी थी दिसंबर 1997 में, रिपोर्ट सबमिट के अप्रैल 1998, लेकिन इसको जो है नाम दिया था कि 1998 में ही आई थी। मेजर रिकमेंडेशन इनकी क्या थी कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी का कॉन्सेप्ट लाया, मतलब अडॉप्ट करने की बात की। रिस्क वेट एसेट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने की बात की, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाई रिस्क वेट देने की बात की। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR को हायर करने की बात की। एसेट क्वालिटी के जो नियम थे उसको कठोर करने की बात कही गई। गवर्नमेंट गारंटीड लोन को भी NPA डिक्लेयर करने की बात कही। जो प्रायोरिटी सेक्टर में हम सब्सिडी देते हैं उसको एलिमिनेट करने की बात की, ख़त्म करने की बात की। ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह की भी बात यहाँ पर हुई थी। साथ ही साथ में IRC के नाम्स को भी स्ट्रिक्ट करने की बात कही गई कि इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन यानी NPA के जो रूल्स हैं उनको कठोर करने की बात कही गई। साथ ही साथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को भी मजबूत बनाने की बात कही गई कि जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। बहुत सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई, बहुत सारी अभी भी या तो इम्प्लीमेंटेशन या कंसिडरेशन फेज में ही पड़ी हुई हैं। नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में जो समय आया 1998 से लेकर के 2011 तक बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने समय समय पर किए हुए हैं। जैसे वेसल 3 को अडॉप्ट किया गया, सरफेसी एक्ट 2002 को अडॉप्ट किया गया, ये सारी चीज़ें जो है चेंज लाए गए, है ना, सरफेसी एक्ट लाया गया। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस जो 2008 की आई उसने ये रियलाइज़ करवाया कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लगातार चलते रहेंगे, हम रुक नहीं सकते हैं। उसके रेगुलेशन में, सुपरविजन में स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमें लगातार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी ताकि किसी तरीके की कोई नई कमजोरी ना निकल करके आ जाए। उसके बाद में इसी 2008 के जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए जस्टिस BN श्री कृष्णा की जो है अध्यक्षता में फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मार्च 2011 में बनाया गया। इसका काम था कि सिंप्लीफाई करना, रिव्यू करना, रीराइट करना लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। रिव्यू करना है, सिंप्लीफाई करना और रीराइट करना है लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को
ठीक है। तो इसने रिपोर्ट सबमिट की मार्च 2013 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करने थे ताकि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा सके। बैंकिंग पॉलिसी में मजबूती लानी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में मजबूती लानी है, सुपरवाइजरी सिस्टम में मजबूती लानी, लेजिस्लेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज करने हैं। मेजर जो कंटोर्स ऑफ रिफॉर्म में क्या चीज़ थी, मेजर रूपरेखा में क्या चेंजेज आए, जो फाइनेंशियल रिप्रेशन चल रहा था, फाइनेंशियल दबाव चल रहा था, हर तरफ से जो है सुपरविजन चल रहा था, उस पर उसको जो है ढीला किया गया, ठीक है, या किया जाना चाहिए। इफेक्टिव, इफ़िशियंट, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल मार्केट बनाने की ज़रूरत है। प्राइस डिस्कवरी और इंटरेस्ट रेट को डिसीजन जो है मार्केट के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि कोई और डिसाइड करे। उसके बाद में ऑपरेशनल और फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है बैंकों को दी जानी चाहिए। ओके, इंटरनेशनल जो कंपटीशन चल रहा है उसके लिए अपने फाइनेंशियल सिस्टम को हमें तैयार करने की ज़रूरत है। मेजर रिफॉर्म्स जो किए गए वो बैंकिंग सेक्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी सेक्टर में, फाइनेंशियल मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में किए गए हैं, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।